हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पीडीएफ फाइल और क्विज आपको एमजेड ऐप पर मिलेगी। क्विकली रिविजन करेंगे कल के क्वेश्चन का। भगत सिंह जी के नाम पर दोस्तों चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम चेंज किया जाएगा और पीएम मोदी ने इसकी घोषणा करी हुई है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार मिला है सुएला ब्रेवरमैन को। ये इसका पहला संस्करण था। सुएला ब्रेवरमैन दोस्तों ये होम सेक्रेटरी हैं करंट टाइम पर ब्रिटेन की। और अभी ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खिलाफ ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया है सीबीआई के द्वारा। विश्व नदी दिवस इस बार 25 सितंबर को मनाया गया। ये प्रत्येक वर्ष सितंबर मंथ के 4th संडे को मनाया जाता है। और रेल टेल कॉरपोरेशन के एमडी और अध्यक्ष बन गए हैं संजय कुमार जी। तेलंगाना ने बातुकम्पा पुष्प उत्सव मनाया। और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए ट्यूटर योजना को मंजूरी दी है। वहीं यूको बैंक दोस्तों रुपया में व्यापार निपटान के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला बैंक बन गया है। झूलन गोस्वामी ने ऑल फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 20 सालों तक इनका क्रिकेट करियर रहा। भारत के लिए ये महिला बॉलर के रूप में, फास्ट बॉलर के रूप में ये क्रिकेट खेला करती थी महिला टीम में। और अभी हाल ही में आवास और शहरी विकास के मंत्रालय ने कचरे से खिलौना बनाने के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता शुरू की है। नाम है स्वच्छ टैगोथॉन। ये है टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से। अब हम लोग आज की वीडियो के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी सूचना। दोस्तों टेक्स्ट बुक का अब तक का सबसे बड़ा प्राइस डाउनफॉल हुआ है। 270 रुपए में ये आपको मिल रहा है। 499 का जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास होता है मात्र 270 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सिर्फ 3 दिनों के लिए है, 28 से 30 सितंबर तक के लिए है। और यही नहीं, आपको दोस्तों इसी नवरात्रि सेल के तहत आप में से एक लकी विनर को मिल सकता है एक मोबाइल फोन या फिर कार जीतने का मौका। तो आप जाइए, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। टेक्स्ट बुक पास को परचेज कीजिए। मात्र 270 रुपए में आपको 650 प्लस एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। यहाँ पर 15 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और टोटल टेस्ट अटेम्प्ट भी देखिए करोड़ों में पहुंच चुकी है। तो आप जो है इसका फायदा उठा सकते हो। बेहतर कंपटीशन मिलेगा और टेक्स्ट बुक आप जानते ही हो कि मॉक टेस्ट सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट किया हुआ है। तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। आपको कूपन कोड में यूज करना है एमजेटी और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और ज्यादा, यानी इसके ऊपर भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाइए और इसे परचेज कीजिए। हाल ही में किस थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया, यह है आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस जैसा कि आपको पता है 27 सितंबर को मनाया जाता है। अभी कल भी मैंने आपको बताया था। इस बार की इसकी थीम क्या रखी गई है? थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म। क्या है? रीथिंकिंग टूरिज्म। कोविड के बाद दोस्तों टूरिज्म को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, टूरिज्म सेक्टर को। तो इसको दोबारा से बढ़ावा देने के लिए इस बार थिंकिंग रखी गई है, थीम रखी गई है रीथिंकिंग टूरिज्म। यानी टूरिज्म के बारे में दोबारा थिंक करो और कैसे इसको ग्रो करना है ये सोचो सभी लोग। तो फिलहाल वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है, इसको आप याद रखेंगे। UNWTO इसके लिए एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ये 1980 में इस दिन की स्थापना किया हुआ था और 1997 में इस दिन को मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष एक मेजबान देश को भी चुना जाने लगा। तो इस बार अगर आपसे पूछा जाए मेजबान देश कौन है, तब आप बताएंगे इंडोनेशिया। और थीम पूछा जाए तो आप बताएंगे रीथिंकिंग टूरिज्म। देखो ये दोनों ही छोटे छोटे टर्म हैं, तो ये बड़े आसानी से ऑप्शन में हो सकते हैं फिट। और इसी वजह से एग्जामिनर के पसंदीदा क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ठीक है, यानी कि जिस भी दिवस की अगर थीम छोटी हो, ठीक है, तो वो पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, थीम छोटी अगर हो तो उसको आपको रट डालना है, रीथिंकिंग टूरिज्म। ठीक है, बस आपको ऐसे याद रखना है कि कोविड आया, कोविड के बाद टूरिज्म को दोस्तों बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और उस टूरिज्म को नुकसान की भरपाई के लिए दोबारा से प्रयास किया जा रहा है कि विश्व भर में दोबारा से लोग टूरिज्म के बारे में सोचें। ठीक है ना, ऐसे याद करोगे कहानी से तो आपको याद रहेगा। फिलहाल 27 सितंबर है। कल की वीडियो में मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट डेट्स का रिवीजन कराया था। आज आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना आपको याद है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश आयुष्मान, देखिए यहाँ पर आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड मिला है स्वास्थ्य सेवा में के क्षेत्र में। यूपी जो है ये चैंपियन बना है और देश के अन्य राज्यों को पीछे कर दिया है और स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले पर।
अभी हाल ही में 26 सितंबर को दोस्तों नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, आरोग्य मंथन कार्यक्रम, और उसी के टाइम पर उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में 28,728 स्वास्थ्य सुविधाओं को शामिल कर लिया है उत्तर प्रदेश ने, और इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। लगभग 2 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स इसके द्वारा खोले जा चुके हैं उत्तर प्रदेश में। आयुष्मान भारत योजना बहुत ही ज्यादा चर्चित योजना है, कई बार इसके बारे में आपको बताया गया है, फिर से मैं बता रहा हूं। आयुष्मान भारत योजना दोस्तों जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसके तहत 5 लाख रुपए तक का प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष स्वास्थ्य इंश्योरेंस, एक प्रकार की कहे स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिसका कार्ड बना होता है। ठीक है ना, तो बहुत ही चर्चित, बहुत ही फेमस योजना है। 2018 में इसकी शुरुआत करी गई थी। ओके, चलिए आगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया? तो जलदूत ऐप लॉन्च किया है दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। जलदूत ऐप क्या करेगा? जलदूत ऐप दोस्तों इसका काम ये होगा कि जल स्तर जो भी हैं, जो तालाब कुआं ये सब है, इनमें जल स्तर कितना है इनको मापना। ठीक है, तो खास करके कुओं में, तो जो भी चयनित कुएं हैं यानी सिलेक्टेड कुआं हैं, उनमें जलस्तर का पता लगाने के लिए ये ऐप यूज किया गया है। इस ऐप का काम ये होगा कि पहले एक तो मानसून आने से पहले एक बार सबकी ट्रैकिंग कर ले, सबको एक बार चेक कर ले जलस्तर कितना कितना है, फिर मानसून बीतने के बाद एक बार दोबारा से चेक कर ले कि अब जलस्तर कितना हुआ। अब इस रिकॉर्ड को ये रखेगा और इससे ये पता लगेगा कि जलस्तर बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है ना, तो अभी 27 सितंबर को नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, जलदूत ऐप। ओके, अगला। हाल ही में एनपीसीआई का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो एनपीसीआई के एमडी और सीईओ दोस्तों दोबारा से नियुक्त कर दिए गए हैं दिलीप असबे जी। दिलीप असबे जी इससे पहले भी एनपीसीआई के एमडी और सीईओ थे। इनका कार्यकाल एक बार के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है, या कार्यकाल बढ़ाना नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे पुनर्नियुक्ति, क्योंकि इनको एक बार फिर से जो नियुक्त किया गया है ना, वो 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है, यानी अगले 5 सालों तक ये दोबारा से नियुक्ति कर दिए गए हैं। तो दिलीप असबे दोबारा से एनपीसीआई के होंगे एमडी और सीईओ। अच्छा, एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ये जो भी आप पेमेंट करते हो ना यूपीआई या रुपे से, ठीक है ना, रुपे डेबिट कार्ड से, सारा कुछ का कंट्रोल एनपीसीआई के पास होता है। एनपीसीआई के थ्रू ही ये सारी चीजें, ये जो सुविधाएं हैं ये प्रोवाइड करी गई हैं अपने आप को। तो एनपीसीआई जो है एक विशेष प्रभाग है भारतीय रिजर्व बैंक का, 2008 में से इंट्रोड्यूस किया गया था खुदरा भुगतान के लिए, यानी रिटेल पेमेंट के लिए और सेटलमेंट के लिए। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, एनपीसीआई दोस्तों आपको पता होगा कि दुनिया भर के अन्य देश भी इसके तहत यूपीआई सिस्टम यूज कर रहे हैं। ये न्यूज आई थी चर्चे में, और बीच बीच में मैं इसको कवर भी करता रहता हूं। तो यूपीआई सर्विस यूज करने वाले अभी के टाइम पर 11 देश हो गए हैं, जिसमें ब्रिटेन, यूएई, बांग्लादेश, उसके बाद भूटान, नेपाल, ये सभी शामिल हैं। यहां पर भी अपना यूपीआई चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला। वैसे इसका फुल फॉर्म यूपीआई का होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये भी पूछा जाता है। अगला, हाल ही में किसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है इस पुस्तक का विमोचन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता पुस्तक। ठीक है, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, पीआईबी का है। ओके, पीआईबी दिल्ली का ये आर्टिकल है। जगदीप धनखड़ जी दिख रहे हैं आपको, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी दिख रहे हैं, और मुरली मनोहर जोशी जी। तो ये सभी लोग शामिल थे यहाँ पर, और इस पुस्तक का इन्होंने विमोचन किया है। इस टाइम पर इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के टाइम को याद किया, उनके कार्यों को याद किया इन्होंने। ठीक है, और वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। इस पुस्तक के संपादक हैं डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता जी। अगला, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एएसक्यू पुरस्कार मिला है? तो मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एएसक्यू पुरस्कार मिला है दोस्तों कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, यानी कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एएसक्यू पुरस्कार। एएसक्यू पुरस्कार बोले तो क्या होता है? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड। ठीक है, तो इसको एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा दिया गया है, यानी एसीआई के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, सेम चीजें यहाँ पर मैंने लिख रखी है। तो मिशन सेफ गार्डिंग के तहत इसे मिला है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कराने के लिए कितने शहरों का चयन किया?
तो केंद्र सरकार दोस्तों ये क्लीन एयर सर्वे कराने जा रही है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कराने जा रही है और इसके तहत 131 शहरों को चयन किया गया है, चुना गया है। यहाँ पर आप बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देख पाओगे, सेंटर टू रैंक 131 सिटीज बेस्ड ऑन एक्शन टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी। अब ये 131 सिटीज ऐसे नहीं है जो ऐसे ही रैंडमली उठा लिए गए हैं, यहाँ पर पहले ही स्वच्छता से रिलेटेड कार्यक्रम चल रहे थे, ठीक है, यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे थे पहले से ही, और अब इस पर यह सर्वेक्षण कराया जाएगा कि कितना सुधार हुआ, वहां की एयर क्वालिटी पर कितना ज्यादा सुधार हुआ। तो इन शहरों को दोस्तों टारगेट भी दिया गया है कि 2025-26 तक अपना वायु प्रदूषण 40% तक कम करें, ठीक है। आप जानते हो कि भारत में दिल्ली जगह जैसे शहर जो है यहाँ की एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर है, ठीक है। और जब राजधानियों की रैंकिंग आती है तो उसमें पता लगता है दिल्ली जो है ये दुनिया भर के सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानियों में से एक है और टॉप पर दिल्ली ही है वैसे। अच्छा, आप लोग का जो इंतजार था एसएससी सीजीएल के जीएस बैच को लेकर के वो अब खत्म हो गया है। ये कोर्स आपके लिए लॉन्च हो चुका है, एसएससी सीजीएल का जीएस बैच। दोस्तों अभी चूंकि नवरात्रि ऑफर चल रहा है, 60% का डिस्काउंट चल रहा है और इस टाइम पर कोर्स लॉन्च हुआ है तो इस टाइम पर आप इसका फायदा उठा सकते हो। देखो अगर मैं इस टाइम पर कोर्स नहीं लॉन्च करता तो मैं आपसे वादा क्योंकि पहले ही कर ही चुका था, तो अगर इस टाइम पर नहीं लॉन्च करता तो फिर बहुत सारे लोग ये कहते कि ऑफर खत्म हो गया उसके बाद इसको लॉन्च कर रहे हो। तो देखो अब लॉन्च हो गया है फाइनली, ऑफर के ही तहत इसको भी कवर किया गया है, हालांकि इससे हमारा नुकसान है लेकिन फिर भी आप लोग के लिए मौका है कि सिर्फ और सिर्फ 199 में अभी आप पा सकते हो, क्योंकि अभी 60% का नवरात्रि डिस्काउंट चल रहा है तो ये आप 199 में पा सकते हो। जीएस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपको हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, इकोनॉमिक, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर सब कुछ डिटेल चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा, उसकी नोट्स मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेगी और मॉक टेस्ट भी आपको चैप्टर बाय चैप्टर प्रोवाइड कराया जाएगा प्रैक्टिस के लिए भी। तो ये सारी चीजें मिलेंगी। उसके अलावा आपको मंथली जो करंट अफेयर की ई बुक मिलती है ना, ये भी एग्जाम तक दी जाएगी। इन सारे चीज को आप फायदा उठा सकते हैं। आपको अभी के लिए लेने पर 60% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो आपको कूपन कोड में इंटर करना है माँ दुर्गा, ठीक है ना, MADURGA। तो लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, इसका आप फायदा जरूर उठाएं। कोई भी डाउट हो, इशू हो तो आप व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 1 वीक 1 लैब अभियान की घोषणा करी? तो दोस्तों इसकी घोषणा करी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 1 वीक 1 लैब की घोषणा करी है। अभी CSIR का लीडरशिप मीट हो रहा था 26 नवंबर को नई दिल्ली में, वहीं पर इन्होंने इसकी घोषणा करी हुई है। इन्होंने टारगेट दिया है कि इनोवेशन को और जो भी साइंस है इसको बढ़ावा देने के लिए 1 वीक 1 लैब अभियान जरूरी है। इन्होंने ये बताया कि देश भर में टोटल जो 37 अभी CSIR के जो काउंसिल के जो इंस्टीट्यूट हैं उनके लैब हैं, वहां पर सभी जगह पर हर एक सप्ताह में एक लैब प्रोग्राम जरूर आयोजित कराया जाए, ठीक है। तो ये 37 जो CSIR है यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जो भी इंस्टीट्यूट हैं उनमें ये आयोजित हो, प्रत्येक वीक में एक लैब जरूर हो। तो नई दिल्ली में 26 सितंबर को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसकी घोषणा करी है। अगला, हाल ही में कौन सा सुपर टाइफून फिलीपींस से टकराया? तो दोस्तों फिलीपींस में एक और सुपर टाइफून आ गया है, नाम है इसका नोरू। क्या नाम है? नोरू। याद रखिएगा नोरू नाम है। पिछले वर्ष अभी आया था टाइफून रॉय, ये सबसे खतरनाक है, ठीक है। हालांकि बीच बीच में और भी आया करता रहता है लेकिन टाइफून रॉय जो आया था ना ये बहुत ज्यादा खतरनाक था। फिलहाल अभी टाइफून नोरू आया हुआ है, फिलीपींस से टकराया हुआ है और इसकी स्पीड बताई जा रही है 195 किलोमीटर पर आवर है, यानी लगभग 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा जो है वो चक्रवाती रूप में यहाँ पर आ रही है, ठीक है। 125 मील भी इसे कह सकते हैं। तो फिलीपींस जो है वो एक प्रकार से समझो कि अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से बहुत ज्यादा जलवायु आपदाएं झेला करता है, तो इसी वजह से यहाँ पर अक्सर आया करते हैं। चलिए वर्ल्ड मैप में आपको दिखाता हूँ फिलीपींस है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में आप देखना चाहोगे तो सबसे पहले देखिए ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से हम लोग आएंगे इस साइड में, ठीक है। इस साइड में आएंगे तो यहीं पर आपको ये अलग थलग पड़ा हुआ दुनिया से देश दिख जाएगा फिलीपींस, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए ये चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और ऐसी जगह पर है मतलब कि और कोई जमीन है नहीं आसपास। यही वजह है कि यहाँ पर चारों तरफ से तूफान आने का खतरा रहता है, ठीक है। तो फिलहाल फिलीपींस की कैपिटल होती है मनीला, मनीला में ही ADB का हेडक्वार्टर है, आप सबको पता है। फिलीपींस की करेंसी होती है फिलीपीनी पेसो और यहाँ पर अभी हाल ही में प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? यहाँ के प्रेसिडेंट हैं बोंग बोंग मार्कोस। कौन है? बोंग बोंग मार्कोस हैं फिलीपींस के प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
तो दोस्तों 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने की घोषणा हो चुकी है। इनको आशा पारेख को ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी आशा पारेख अब 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाएंगी। इसकी घोषणा अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कर दी है। आशा पारेख यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं। अपने टाइम की ये जाने मानी बहुत ज्यादा फेमस और हाईएस्ट पेड एक्टर थी, ठीक है ना। एक टाइम पर सबसे ज्यादा इनको पे करना पड़ता था अपनी फिल्मों में लेने के लिए। तो इनको देखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 के लिए मिलेगा। ये 52वां संस्करण होगा, ठीक है। आपको याद होगा इससे पहले 50वां मिला था अमिताभ बच्चन जी को और 51वां मिला था रजनीकांत को, ठीक है ना। तो आशा पारेख जी ये 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाएंगी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपको बता दें भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, ठीक है ना। यानी विश्व में सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड पूछा जाए तो ऑस्कर बताएंगे, भारत में सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड पूछा जाए तो आप दादा साहब फाल्के पुरस्कार बताएंगे। तो इनको मिलेगा। अच्छा एक चीज और, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है जो कि भारत का चौथा सिविलियन अवार्ड है। 1992 में ये पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की अगर बात करें तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1969 में ही करी गई थी। पहली विजेता देविका रानी जी थी 1969 में। क्यों? क्योंकि जो दादा साहब फाल्के जी थे जो कि भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाते थे, उनकी जन्म शताब्दी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। देविका रानी जी प्रथम विजेता थी, 50वें अमिताभ बच्चन, 51वें रजनीकांत और 52वीं आशा पारेख। क्लियर है। पहली फिल्म इनकी आसमान थी, चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में इन्होंने डेब्यू किया था। सारे पॉइंट आई थिंक आपको मैंने बता दिए हैं इससे रिलेटेड। चलिए तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आई होगी आपको वीडियो पसंद। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के करंट अफेयर को पाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपसे लास्ट डे क्वेश्चन मैंने पूछा था, समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली त्वचा के आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है? यहाँ बाई मिस्टेक दक्षिण अफ्रीका हो गया था, ये दक्षिण कोरिया रहेगा, है ना। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया था ना ऑप्शन में, तो ये दक्षिण कोरिया ने खोजा हुआ है। इसको सही कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने हालांकि सही आंसर दिया था, और जिन लोगों ने सही आंसर दिया था उनके नाम यहाँ पर है, टॉप 10 लोगों के नाम जो सबसे पहले आंसर किए थे, जिनमें है रविशंकर, मंटू कुमार, रोली यादव, दिव्या अंजल, राजन तिवारी, ओंकेश पाठक, आर के रोही, ओम तिवारी, पुट्टी कुमार, शुभांगी त्रिवेदी और उषा साहू। आप लोग भी आंसर करके अपना नाम इसमें दर्ज करा सकते हैं। आपको बस सबसे पहले आंसर करना होगा, डिटेल में आंसर करना होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, आज सीबीआई की स्थापना किस समिति की, किस कमेटी की सिफारिश पर करी गई थी और कब करी गई थी? दूसरा, हैप्पीनेस उत्सव का संबंध किस राज्य से है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर बताना, आंसर करना। इसकी क्विज आप एमजेटी ऐप पर जरूर सॉल्व कर लेना, और ई बुक वगैरह ऑफर वगैरह आए हुए हैं तो इसका आप फायदा जरूर उठाइए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।